इसलिए 2014 में चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस रेस्ट नहीं था। अमूमन तो चुनाव पार्टियां लड़ती हैं, लेकिन 2000 का चुनाव एक व्यक्ति और देश की तमाम पार्टियों के बीच में मुकाबला था। कुल मिलाकर के चुनाव में जो फोकस में था वो नरेंद्र मोदी थे। अब ये चुनाव अनूठा था, इसलिए इसमें बहुत सारी बातें भी आई और ये चुनाव सोशल मीडिया जो इमर्ज किया उसकी ताकत पे भी लड़ा गया। आमतौर पर नारे लगते हैं, रिक्शों में लगते हैं, कारों में लोग आते हैं, लेकिन ये चुनाव अपने आप में बिल्कुल अलग था। इसकी इस पूरी भूमिका के पीछे मेरा मकसद ये है कि हमारे यहां युवा कभी चुनाव के राजनीति में वोट देने से ज्यादा उसकी भूमिका नहीं होती थी, लेकिन 2014 का चुनाव उसने युवाओं की क्या आकांक्षाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उनका इशू है, वो क्या चाहते हैं, वो कौन सा भारत चाहते हैं, ये तमाम मुद्दे उठे। और बहुत कुछ इतिहास में जो बातें छुपाई गई थी, जो संविधान में झूठ बोले गए थे, जो संसद में जघन्य अपराध किए गए थे, जो कानूनों के माध्यम से चीजें की गई थी, जो इतिहास के माध्यम, वो तमाम सारे मुद्दे उठे। और मैं मानता हूं कि 2014 से लेकर के भारतीय राजनीति में युवाओं का सीधे तौर पर एक जबरदस्त योगदान रहा। युवाओं ने तय किया कि भारत की सत्ता पे कौन बैठेगा। इससे पहले होता यह था, कुछ जातियों के नेता, कुछ गिरोह, कुछ मजहब, ये तमाम तय करते थे और लोग जामा मस्जिद पे वोट मांगने जाते थे, कोई मदरसों में वोट मांगने जाता था। वोट मांगने के लिए कोई टोपी लगाता था, कोई दाढ़ी बढ़ा लेता था, कोई एक खास किस्म का गमछा डालता था और सारा चुनाव इस देश में हर आदमी को मुसलमानों की नाजायज मांगों को मानते हुए सेकुलरिज्म के चोगे में चुनाव लड़े जाते थे। 2014 में एक आदमी ने कहा कि मैं जो हूं मैं वही हूं, आप मुझे पसंद करें या न करें, मैं आपके लिए ना अपनी चाल बदलूंगा ना चरित्र बदलूंगा। और एक नए मुद्दों पे चुनाव हुआ और उसके बाद भारतीय राजनीति बदली और फिर 19 का चुनाव हुआ। तो कुल मिलाकर के मैं कहना यह चाहता हूं कि भारत में 65% युवा हैं और युवाओं द्वारा चुनी गई यह सरकार है। लिहाजा आज हर चीज युवाओं के बीच में रख करके युवा, इसलिए आज का जो आपने टॉपिक रखा है, बाहरी चुनौतियां और अंदरूनी खतरे और युवाओं, मैं मानता हूं कि युवाओं को इसलिए जागृत करना, युवाओं को इसलिए सच बताना जरूरी है कि आप अगर सच बात, सही इतिहास, वो इतिहास किसने लिखा, कैसे लिखा, क्यों लिखा, संसद में क्या होता है, संविधान में क्या क्या किया गया है, कैसे कानून बनाए गए हैं, ये तमाम सारे मुद्दे अगर आपने युवाओं के सामने नहीं रखे तो जो युवा हमारे जाने के बाद जब हमारा बात और हमारा जिक्र या देश भर में तमाम हजारों लोग जो ये काम कर रहे हैं आएगा, तो वो ये तय करेगा कि उस परिस्थिति में भी जब सच बोलने की ताकत किसी में नहीं थी, सब राज सत्ता से डरा करते थे और 70 सालों में राज सत्ता के इर्द गिर्द रहने के कारण लोगों ने सच नहीं बताया। हमारी भूमिका इतनी है कि हम जब चले जाएं तो हमारे दामन पे यह दाग न लगे कि हमने आने वाली पीढ़ियों को किसी लालच के कारण, किसी स्वार्थ के कारण सच बात नहीं बताई। हम सिर्फ इतिहास के रेफरेंसेस, संविधान के अंदर जो हुआ है
जो काले कानून बने हैं, जो झूठे कानून बने हैं, जो गैर संवैधानिक कानून बने हैं, उनको आज की पीढ़ी के सामने रखना है, ताकि जब वो ये समझे कि भारत को 70 साल हो गए आजादी के, तो हम 70 साल में कहां पहुंचे और हमारे बाद एक मुल्क बना इजराइल, वो 70 साल में कहां पहुंचा और दुनिया ने 70 सालों में क्या क्या विकास किया, क्या प्रोग्रेस की, और हम क्यों नहीं कर पाए। इसकी जब जब समीक्षा करे तो उसको सच पता हो, क्योंकि इन सचों को एक बहुत सोच समझ करके पिछले 70 सालों में छुपाया दबाया गया है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सिर्फ सच बताना ही काफी नहीं है। जिन्होंने इन सचों को छुपाया है, दबाया है, उनको बेनकाब करना भी इसलिए जरूरी है ताकि दोबारा से वो ताकतें राजनीतिक जुमलों, राजनीतिक छलावे के बाद इस देश की सत्ता पे काबिज न हो जाएं। जबकि मैं और मेरा फलसफा यह है कि राज्य और राष्ट्र के बीच में अगर चुनाव करना है तो मैं राष्ट्र के साथ खड़ा होता हूं। लेकिन यह भी सच बात है कि राष्ट्र को चलाने के लिए एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है राज्य, जिसे आप स्टेट कहते हैं। तो स्टेट के ऊपर या राज्य के चलाने वाले लोग, उनका सिलेक्शन, उनका चुनाव, उनका चरित्र, उनकी सोच, उनकी दूरदृष्टि अगर हमने नहीं पहचानी तो राज्य पे जैसे पहले बौने काबिज हो गए थे वैसे ही बौने फिर काबिज होंगे। और जब राज सत्ता तो ऐसे लोग होंगे तो राष्ट्र को वो कभी बचाने की कोशिश नहीं करेंगे और राष्ट्र के चक्कर में कम और राज्य को बचाने में ज्यादा एनर्जी लगाएंगे। तो हमने ये खेल देखा कि राज्य में लोग आए, अपनी अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए झूठ बोले, परपंच किए, इसको कुछ बांटा, उसको कुछ बांटा। और ये राष्ट्र जो है, जो दुनिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्र है कि इसकी सभ्यता, इसकी संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है। इसे प्रकृति ने जितने मौसम से नवाजा है वो किसी के पास नहीं है। इतनी विविधताएं हैं, इसमें रेगिस्तान भी है, इसमें समुद्र भी है, इसमें नदी भी है, इसमें पहाड़ भी है, इसमें मैदान भी है, इसमें हर किस्म के मौसम भी हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस धरती के मूल निवासी, इस धरती के असली वारिस, इस धरती की दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति, सरोकारों को मानने वाले लोग, क्या उनमें कमियां आई? क्या उनके अंदर ऐसी विसंगतियां पैदा हुई कि धीरे धीरे लुटेरों ने, बलात्कारियों ने, चोरों ने, गुंडों ने आकर के इस देश के ऊपर कब्जा कर लिया और यहां की पूरी संस्कृति को तहस नहस कर दिया। और जो रेगिस्तान से, टेंट से निकली हुई संस्कृति थी, जिसमें बलात्कार से लेके हत्या और हत्याओं के बाद उसका नरसंहार करना ये सब जायज माना जाता था, वो संस्कृति को यहां स्थापित उन्होंने किया और हजारों लाखों मंदिरों को तोड़ा। यहां की संस्कृति को नष्ट करने में ज्यादा ताकत लगाई उन्होंने, क्योंकि उनको मालूम था कि यहां की संस्कृति को नष्ट नहीं करेंगे तो हम राज नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे योद्धा थे जिन्होंने उन मुसलमान आतंकवादी आक्रांताओं, मुगलों को इस देश में कभी पूरे देश के ऊपर कब्जा नहीं करने दिया। और मुगलों के बारे में कहा कि उनका यहां रूल था, लेकिन उन्होंने कभी भी पूरे तौर से भारत पर कभी अपना झंडा नहीं फहराया। शिवाजी ने औरंगजेब को कभी घुसने नहीं दिया। सावरकर ने कभी हार नहीं मानी अंग्रेजों से। सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई के लिए यहां से लेकर जर्मनी तक चले गए। खुदीराम बोस और उसी जमाने स्वामी विवेकानंद दुनिया को भारत क्या है, हिंदुत्व क्या है, उसे बताने निकले। गुजरात से भी एक साहब गए थे
बैरिस्टर बने, फिर आए, फिर कुछ और हो गए। तो इस देश में महान लोगों की परंपरा कभी खत्म नहीं हुई और ना ही वो कम पड़े। लेकिन जब जब इस देश को किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर कुछ लोगों की आवश्यकता थी, या तो वो लोग हाई मॉरल ग्राउंड की वजह से पीछे हट गए या वो चले गए। तो ये जो हाई मॉरल ग्राउंड का मामला है, आज भी ऐसे लोग हैं। इसलिए संकट की घड़ी में आपका नेतृत्व कौन कर रहा है, नेतृत्व करने वाले की क्षमता क्या है, उसकी सोच क्या है, यह महत्वपूर्ण होता है। तो पावर ऑफ ट्रांसफर के बाद जो लोग आए उनकी सोच के बारे में सबको पता है, और कहा जाता है बड़ा विकास हुआ, सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, सारे बड़े बड़े विश्वविद्यालय तो आजादी से पहले के बने हुए थे। लेकिन हमारे यहां हमेशा चापलूसों की भी एक बड़ी जमात है, जो उस सत्ता से सुख पाते हैं और उस सत्ता के शीर्ष पे जिसे खड़ा करते हैं उसके बारे में बड़े बड़ी बातें, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करके उसको महान बनाते हैं। लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में कितने भी शब्द गढ़ लें, कितना भी बड़ा महान बना लें, लेकिन इतिहास और आने वाली जनरेशन तय करती हैं कि सच में बड़ा कौन था।